हेलो एंड वेलकम एकेडमी डिसीजन चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेशनलिज्म इन इंडिया ड्यू टू इट्स सेकंड टर्म टेस्ट। आई एम गोइंग टू complete this chapter quickly, so let us have a glance over this chapter. So as you know, modern nationalism in Europe came due to the formations of nation states. So these nation states, those were created in Europe, also inspired other parts of India, which we had discussed in nationalism in Europe chapter. So now in India, what we imbibed from the European nationalism, there were new symbols and icons. नए नए सिंबल आइकन आया, नया गाना आया और आइडिया फॉर्ज हुआ कि लोग जो कि एक स्थान में रहते थे उनको एकीकृत भावना के अंतर्गत वो बांध के रखा और लोग नेशन स्टेट बनाए, मतलब राष्ट्र बनाए, स्टेट बनाए। ये स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ नेशन बना था। अब प्रश्न आता है, भारत में नेशनल कॉन्शियस किस प्रकार आया कि ये उपनिवेशवादी विरोधी जो भावना वहां से आया। लोग उपनिवेशवाद के विरुद्ध इकट्ठे होकर लड़े। उपनिवेशवाद के अंतर्गत लोग शोषण का शिकार बनते थे और उनका जो एंटी कॉलोनियलिज्म स्ट्रगल जो है वो नेशनलिज्म को भारत में उजागर करने के लिए प्रयास किया और उसमें काफी योगदान था महात्मा गांधी का, जिन्होंने एक नए मेथड से ये आंदोलन को चलाया। इस चैप्टर में हम सिर्फ दो आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। वो दो आंदोलन है, पहले असहयोग आंदोलन, बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन। सो फर्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। सो यू नो दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर was completed in 1918. First World War was completed in 1918 and after that situations changed in India. क्या क्या परिवर्तन आया कि नया राजनीतिक और अर्थनीतिक परिवर्तन का सामना करना पड़ा। युद्ध के कारण डिफेंस का खर्चा बहुत बढ़ गया था और भारत सरकार जो है लोन लिया था, उपनिवेशवादी सरकार, इसीलिए ज्यादा टैक्स लिया गया, इनकम टैक्स लिया गया और कस्टम ड्यूटी भी लिया गया और इसी के कारण प्राइस जो है, प्राइस इंडेक्स बढ़ गया था और इन्फ्लेशन भी ज्यादा हो गया था। 1913 से 18 के बीच लोगों का जो कष्ट है वो ज्यादा भी बढ़ गया, क्योंकि जो नित्य व्यवहार ये सामान का कीमत में बढ़ोतरी आई और गांव गांव से युद्ध के लिए लोगों को रिक्रूट करने लगे, जिसको बोलते हैं फोर्सफुल कंस्क्रिप्शन, जो युवा वर्ग को बड़े पैमाने पर सेना वाहिनी में जबरदस्त शामिल किया गया और इसमें फेमिनी हुआ, क्रॉप फेलुअर हुआ और क्रॉप फेलुअर के कारण खाद्यान्न का संकट हुआ और खाद्यान्न के अभाव से बहुत सारे लोगों का मौत हुआ। इसी बीच इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आया, जिनमें से 12 से 13 मिलियन लोग मर गए। तो ये 1920 से 21 और 21 से 22 तक की ये जो गणना है, 12 से 13 मिलियन लोगों का मौत हो गया और लोगों का स्थिति जो है अर्थनीतिक और सामाजिक स्थिति में कोई बढ़ोतरी नहीं, बल्कि लोगों का अवस्था बद से बदतर हो गया। तो ये समय एक नया लीडर जो है उनके आगमन के लिए क्षेत्र प्रस्तुत किया। तो महात्मा गांधी का भारतीय राजनीतिक प्रेक्षापट में आगमन हुआ। तो अब हम देखेंगे महात्मा गांधी का पहला चीज था क्या कि द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आप लोगों को मालूम है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में एक अहिंसक आंदोलन चलाए थे रंगभेद नीति के खिलाफ और उन्होंने भारत में आकर 1915 में पहुंचा। वो पहुंचने के बाद उन्होंने अपना जो आंदोलन एक नई तरीके से चलाया, जिन तरीकों का प्रमुख सहारा था नॉन वायलेंस और ट्रूथ। इन्होंने बोला था कि नॉन वायलेंस ट्रूथ के द्वारा मैं आत्मिक बल के आधार पर कोई भी आंदोलन चलाऊंगा। तो इसी प्रकार सत्याग्रह उन्होंने चलाया। महात्मा गांधी समझते थे कि अगर शत्रु के प्रति बैर भाव ना रख के उसको समझाने के लिए प्रयास किया जाए और खुद कष्ट वर्ण करके शत्रु के मन में, उसके हृदय में परिवर्तन लाने के लिए अगर कोशिश किया जाए तो वो सफल रहेगा। तो इसीलिए उन्होंने बोला अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा और सत्य के बल पर उन्होंने आंदोलन चलाने के लिए कोशिश किया। इसी बीच महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन चलाने से पहले 3 ऐसे घटना घटित हुआ जिनमें महात्मा गांधी का नेतृत्व के बारे में सारे भारत को जानकारी हो गया। 1916 में उन्होंने चंपारण में नील खेती करने वाले किसानों के सपक्ष में एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ और जो जमींदार थे उनके खिलाफ लड़े थे और 1917 में उन्होंने खेड़ा में नो टैक्स कैंपेन का नेतृत्व लिया था और 1918 में अहमदाबाद कॉटन मिल स्ट्राइक जो है, ये कॉटन मिल स्ट्राइक में वर्कर के साथ उन्होंने योगदान किया था। महात्मा गांधी बोले थे कि जो सत्याग्रह है ये दुर्बल का बल नहीं बल्कि सबल का बल है। इट इज द पावर ऑफ द स्ट्रॉन्ग नॉट द वीकर। सो अगर
आप दुश्मन के खिलाफ कोई ईल विल नहीं है और आप दुश्मन का अच्छा चाहते हैं तथा उसके हृदय में परिवर्तन चाहते हैं, तो ये दुश्मन का हृदय जो है परिवर्तन हो पाएगा। तो अतः महात्मा गांधी ये 3 आंदोलन में सफल होने के बाद उनका जो पहला एसिड टेस्ट आया नेशनल लेवल पर वो था रावलाट सत्याग्रह। रावलाट सत्याग्रह 1919 में हुआ। इसका कारण ये हुआ कि युद्ध के बाद 1919 में ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक कानून पास किया गया जो कि जिसका नाम था रावलाट एक्ट। इसमें कोई भी व्यक्ति को एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी के लिए बिना विचार में 2 साल तक जेल में बंदी बनाने का प्रावधान था। मतलब जो हेबियस कॉर्पस है, हेबियस कॉर्पस को अनदेखा करके व्यक्ति का कोई भी अधिकार ना देकर उसको जबरदस्त बिना विचार में जेल में रखा जाता था। महात्मा गांधी इसके खिलाफ एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस का नारा दिया, आह्वान दिया और ये अनजस्ट लॉ के खिलाफ आवाज उठाया। तो गांधी जी ने इसको पूरे राष्ट्र भर में प्रसारित करने के लिए कोशिश किया और 6 अप्रैल 1919 को एंटी रावलाट मूवमेंट भी बहुत जगह पर हुआ। ये प्रपोजल हुआ था 6 अप्रैल 1990 को। रावलाट एक्ट के खिलाफ क्या क्या किया गया था? रैली किया गया था, शहरों में वर्कर के द्वारा स्ट्राइक हुआ था रेलवे वर्कशॉप में और दुकान बाजार को बंद किया गया था। ब्रिटिश सरकार नेशनलिस्ट के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कोशिश किया और बहुत सारे लीडर को अरेस्ट करके ले लिया गया, जेल में डाल दिया गया। ये रावलाट कानून के खिलाफ जो कांग्रेस के द्वारा आंदोलन हुआ, ये सर्वप्रथम आम आंदोलन था, मतलब ये जनप्रिय आंदोलन था, पॉपुलर मूवमेंट था। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब में रावलाट एक्ट के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व लेने वाले डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको अरेस्ट करके ले लिया गया और पंजाब में ये लोकप्रिय नेता थे। उनके अरेस्ट के एगेंस्ट में जो एक मूवमेंट करने के लिए 13 अप्रैल को तय हुआ तारीख और ये स्थान निर्णय हुआ कि जालियानवाला बाग होगा। लेकिन पंजाब में मार्शल लॉ डिक्लेयर हो गया और मिलिट्री रूल लागू हो गया और 13 अप्रैल में 1919 को जब लोग इकट्ठे हुए थे जालियानवाला बाग नामक एक बाग में, वहां पर कुछ लोग आंदोलन करने के लिए आए थे, एंटी रावलाट मूवमेंट, और कुछ लोग मेला देखने के लिए आए थे। लेकिन कोई ऐसा पहले से सूचना नहीं दिया गया था कि पंजाब में मार्शल लॉ हुआ। तुरंत जनरल REH डायर आया और बिना कोई वार्निंग के लोगों के ऊपर गोली चलाया। बाद में बोला कि ये लोगों के ऊपर एक मोरल इफेक्ट डालने के लिए हम ऐसा किए हैं, लोगों के मन में एक फियर साइकोसिस सृष्टि करने के लिए। और इसका ये जो दर्दनाक घटना के कारण बहुत सारे लोगों का जान चला गया और ये एपिसोड भारत में चारों ओर लोगों को स्तब्ध कर दिया और महात्मा गांधी का ब्रिटिश सरकार के न्याय निष्ठा पर जो विश्वास था ये विश्वास भी अंत हो गया। चारों ओर भारत जो जालियानवाला बाग के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हुआ, स्ट्राइक हुआ और पुलिस के साथ भी लोगों का मुठभेड़ हुआ। गवर्नमेंट के बिल्डिंग पर लोगों ने आक्रमण किया और गवर्नमेंट ने भी लोगों को नहीं छोड़ा, गवर्नमेंट भी लोगों के ऊपर रिप्रेशन किया और लोगों को टेरराइज करने के लिए कोशिश किया, कहीं कहीं पर भी बमबारी भी किया। जब वायलेंस ज्यादा हो गया तो महात्मा गांधी ने ये आंदोलन को कॉल अप कर दिया। अब रावलाट एक्ट जो है गांव गांव में, शहर शहर में ज्यादा फैला नहीं था, सिर्फ ये शहरी आंदोलन था क्योंकि तब तक गांव के लोगों को ये खबर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं था। तो महात्मा गांधी सोचे कि ये आंदोलन को और थोड़ा ब्रॉड बेस बनाया जाए। इसी समय और एक घटना घटित हुई जो कि ये आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए और मदद किया, वो था खिलाफत इश्यू। तो खिलाफत इश्यू क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप लोगों को मालूम है कि पहला महायुद्ध जो है 1914 से 1918 के बीच हुआ था। इसमें जो केंद्र शक्ति था, केंद्र शक्ति का अंतर्गत तो तुर्की था और तुर्की का जो शासक थे वो शासक थे ऑटोमान रूलर। उनको खलीफा कहा जाता था क्योंकि वो इस्लामिक धर्म जगत के धर्म गुरु थे। ही वाज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। उनका जब हार हुआ तो जो मित्र शक्ति थे इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह, उन्होंने उनको अपमानजनक संधि पर दस्तखत करने के लिए बाध्य किया और उनका जो टेरिटोरी लेने के लिए प्रयास किया। तो खलीफा का जो टेम्पोरल पावर, मतलब उनका सम्मान बचाने के लिए भारत में एक खिलाफत कमेटी का निर्माण हुआ बॉम्बे में मार्च 1919 में। और 2 मशहूर मुस्लिम नेता मोहम्मद अली और शौकत अली, जिनको अली ब्रदर्स कहा जाता है, उन्होंने गांधी जी को इसमें शामिल किया। गांधी जी देखे कि ये हिंदू मुसलमान के बीच एक संपर्क का जो
सेतु है उसको और मजबूत करेगा, इसीलिए महात्मा गांधी इसको समर्थन किया और उन्होंने ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का प्रेसिडेंट भी हुए। कालकाटा कांग्रेस में वो कांग्रेस नेताओं को समझाया बुझाया कि हम आंदोलन करेंगे नॉन कोऑपरेशन। ये नॉन कोऑपरेशन आंदोलन का प्रमुख कारण था कि जालियांवाला बाग, खिलाफत और रावलाट एक्ट। तो ये नॉन कोऑपरेशन क्या है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अपना किताब हिंद स्वराज में महात्मा गांधी 1909 में ये एक लेखा प्रकाशित किया था कि भारत में जो ब्रिटिश सरकार चलता है इसका प्रमुख कारण है लोगों का सहयोग। लोग सहयोग करते हैं इसीलिए वो सरकार चलता है। लोग सहयोग किस प्रकार करते हैं, टैक्स देते हैं, उसका स्कूल में पढ़ते हैं और उनको उनका कानून को मानते हैं। अगर लोग सरकार के साथ सहयोग करना बंद कर दे तो 1 साल के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है फेल हो जाएगा और स्वराज भारत में आ पाए। तो ये नॉन कोऑपरेशन किस प्रकार चलेगा, नॉन कोऑपरेशन का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। इसमें महात्मा गांधी पहले बोले कि जो टाइटल्स वगैरह है सरकार के द्वारा मिला है लोगों को, ये टाइटल वापस कर दिया जाना चाहिए। तो महात्मा गांधी अपना काइजर हिंद टाइटल को वापस कर दिया। पहले से रविन्द्रनाथ जालियांवाला बाग घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना जो नाइट उपाधि को वो वापस कर दिया था और सिविल सर्वेंट, सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, ये सब में से जो लोग काम करते हैं वहां इस्तीफा दे और स्कूल में बच्चे जो पढ़ रहे थे वो भी वहां से लेकर आने के लिए महात्मा गांधी ने नारा दिया। और लोगों ने जो फॉरेन चीजों को व्यवहार करते थे, विदेशी सामान को, वो विदेशी सामान को व्यवहार नहीं करेंगे, इस प्रकार भी उन्होंने नारा दिया। अगर गवर्नमेंट रिप्रेशन करेगा, मतलब गवर्नमेंट दमन करेगा, तो सब लोग मिलके फिर आंदोलन चलाएंगे। क्या कि सिविल डिसोबीडियंस, मतलब वो कानून की अवहेलना या सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, ऐसा महात्मा गांधी ने बोला। पूरे 1920 की जो समर सीजन में महात्मा गांधी और जो मुस्लिम नेता शौकत अली, मोहम्मद अली, इन्होंने पूरा चारों ओर दौरा किया और लोगों का सपोर्ट पाने के लिए प्रयास किया खिलाफत, असहयोग और जालियांवाला बाग रॉन्ग को सुधारने। लेकिन बहुत सारे कांग्रेस लीडर इसके ऊपर अपना नाराजगी जताते थे क्योंकि उन्होंने चाहते थे कि जो असेंबली इलेक्शन होने वाला था 1919 का मोंटेगू चेम्सफोर्ड शासन सुधार कानून के अंतर्गत, तो नवंबर 1920 को वो इलेक्शन था, इसीलिए उन्होंने नहीं चाहते थे क्योंकि अगर उन्होंने आंदोलन में शामिल हो गए तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और दूसरा ये है कि अगर ये वायलेंस हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। इसी कारण पहले महात्मा गांधी का जो प्रस्ताव है उसको ग्रहण नहीं किया गया। लेकिन महात्मा गांधी बाद में कांग्रेस को समझाने में समर्थ हुए और नागपुर सेशन 1920 को ये असहयोग प्रस्ताव जो है पास हो गया और असहयोग आंदोलन चला। लेकिन ये मात्र 1 साल चला, 1 साल के बाद ये बंद हो गया। तो इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन किस प्रकार था, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जनवरी 1921 से चल, वेरियस सोशल ग्रुप्स इसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उन्होंने जो पार्टिसिपेट किया था अपने अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए पार्टिसिपेट किया था, लेकिन सबका लक्ष्य था कि स्वराज को प्राप्त करना। तो लोगों ने किस प्रकार इसमें पार्टिसिपेट किया, इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालते हैं। शहरों में पार्टिसिपेशन किस प्रकार रहा, शहरों में मिडिल क्लास लोग इसमें भरपूर पार्टिसिपेशन किया। स्टूडेंट ने स्कूल छोड़ दिया, टीचर ने स्कूल का नौकरी छोड़ दिया और लॉयर्स ने कोर्ट जाना छोड़ दिया। काउंसिल इलेक्शन को कांग्रेस ने बॉयकॉट किया। सिर्फ जस्टिस पार्टी मद्रास में पार्टिसिपेट किया जो कि शेड्यूल कास्ट लोगों का ऑर्गेनाइजेशन था, बाकी सब लोगों ने उसको असेंबली इलेक्शन को बॉयकॉट किया। और फॉरेन गुड्स जो है उसको भी बॉयकॉट किया गया। लिकर शॉप के सामने सत्याग्रही जाकर पिकेटिंग किए और कपड़ा जो विदेशी कपड़ा है उसको जलाया गया। इसी का नतीजा ये हुआ कि फॉरेन क्लॉथ जो है भारत में इंपोर्ट होता था 1921 से 22 तक, जो आयात है वो 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ हो गया। मतलब ब्रिटिश सरकार का व्यापारिक क्षति भी हुई और जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स थे उन्होंने और वो चीजों को खरीदने या बेचने के लिए भी मना किया। और इंडियन टेक्सटाइल प्रोडक्शन जो है भारत में, जो कपड़ा मिल 1854 में बॉम्बे से तथा धीरे धीरे अन्य शहरों में बहुत सारे कपड़े उद्योग बढ़ चुके थे, उनका जो बिक्री है, उनका जो बेचना ज्यादा हो गया। ये तो लोगों का पार्टिसिपेशन था। इसमें प्रॉब्लम क्या था, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाया। आप लोगों को मालूम है चौरी चौरा एपिसोड के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। लेकिन इसी बीच जो कुछ प्रॉब्लम था इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब चर्चा करते हैं इसका प्रॉब्लम क्या था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। तो इसमें क्या हो कि खदी का कॉस्ट जो ज्यादा था, इसीलिए लोग क्या किए कि मिल मेड क्लॉथ को व्यवहार किए, ज्यादा समय तक खदी को उपयोग नहीं कर पाए। और इसमें जो स्कूल कॉलेज छोड़कर बच्चे चले आए, नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ज्यादा संख्या में नहीं बन पाया।
नहीं बन पाने के कारण क्या हुआ, स्टूडेंट और टीचर फिर अपने पुराने स्कूल को चले गए, ज्यादा समय तक नहीं टिक पाए और लॉयर्स लोग भी अपने अपने कोर्ट को जाकर ज्वाइन किया। गांधी जी ये आंदोलन को बंद किया चौरी चौरा एपिसोड के बाद, जब फरवरी में 1922 फरवरी में ये घटना घटित हुआ कि चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में 22 पुलिस कर्मियों का मौत हो गया, आंदोलनकारियों ने उसको जला दिए, तो महात्मा गांधी उनको बंद किया। तो ये असहयोग आंदोलन का कंट्री साइड में मतलब देहात क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आया इसके बारे में चर्चा करते हैं। पीजांट लोग जो है किसान, इसमें बड़ी संख्या में भाग लिया। बाबा रामचंद्र जो कि एक इंडिविजुअल लेबर थे फिजी में, उन्होंने क्या किया कि ये आंदोलन में भाग लिया, असहयोग आंदोलन में। और उनका आंदोलन किसके खिलाफ था, तालुकदार और जमींदारों के खिलाफ था, जो कि किसान से ज्यादा कर का वसूली करते थे तथा साथ ही साथ उनको बिना मजदूरी में अपना जमीन पर काम कराते थे, बेगारी कराते थे। तो ये बेगारी के खिलाफ तथा ज्यादा कर के खिलाफ ये आंदोलन चला था। उन्होंने अवध किसान सभा का संस्थापना किया और ये आंदोलन को आगे चलाया। इनमें जवाहरलाल नेहरू भी योगदान दिया। जो जो जगह पर जमींदार का राज चलता था उनको दमन करने के लिए नाई धोबी बंद भी किया। बाबा रामचंद्र ने नारा दिया नाई धोबी बंद करने के लिए। तो इसी प्रकार ये आंदोलन गांव के क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में किसान लोगों ने ये आंदोलन लिया, बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू अवध का गांव का दौरा किया तथा अक्टूबर में अवध किसान सभा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में निर्माण हुआ और एक महीने के अंदर 300 ब्रांच इसका उत्तर भारत में काम करने लगा। और कांग्रेस ये अवध किसान सभा के साथ मिलके ये आंदोलन को एक वाइडर बेस दिया। ट्राइबल्स ने जो कि जंगल में रहते थे वो भी महात्मा गांधी का नारा के द्वारा उद्बुद्ध हुए, लेकिन उनका जो रास्ता वो थोड़ा अलग था, उनका तरीका अलग था। जैसे कि गुड़ेम हिल में अल्लूरी सीताराम राजू, इन्होंने एक ट्राइबल लीडर थे जो कि बोलते थे कि उनका पास कुछ अद्भुत क्षमता है, कुछ मैजिकल पावर्स है। उन्होंने खदी पहनने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते थे, लेकिन महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया नॉन वायलेंस को छोड़ के उन्होंने वायलेंस के द्वारा सरकारी कर्मचारी और सरकारी ऑफिस पर आक्रमण करके अपना दाबी हासिल करने के लिए वो कार्य करते थे। क्योंकि ब्रिटिश सरकार के शासन के कारण जंगल पर उनका अधिकार चला गया और उनको जबरदस्त काम किया जाता था पेड़ का कटाई करने के लिए। तो इसके खिलाफ अल्लूरी सीताराम राजू ने इसका नेतृत्व लिया। अल्लूरी सीताराम राजू को अल्टीमेटली ब्रिटिश सरकार ने कैप्चर कर लिया और 1924 में उनको मृत्युदंड दिया गया। लेकिन मरने के बाद भी वो एक फोक हीरो, मतलब लोग आज तक भी नाम है उनके ऊपर। अभी भी हाल ही में RRR फिल्म भी बना गया है। तो ये था गांव के क्षेत्र में लोगों का भागीदारी, किसान और आदिवासियों का। अब प्लांटेशन क्षेत्र में जहां पर चाय कॉफी का खेती होता था वहां पर ये आंदोलन भी प्रभाव डाला था। कि इस प्रकार इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्लांटेशन में जो वर्कर थे वो वर्कर समझते थे कि अगर उनको घर जाने के लिए मौका दिया जाए, क्योंकि हाल ही में उनको मौका नहीं दिया जाता था। तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो 1859 में बना था, इसमें प्लांटेशन वर्कर जो है चाय की बागान में काम करते थे, घर जाने के लिए उनको परमिशन नहीं था। प्लांटर अगर उनको परमिशन देता था तो वो जा पाते थे। हाल ही में ऐसा परमिशन भी नहीं मिलता था। जब असहयोग आंदोलन चला, उन्होंने अपना घर जाने के लिए उन्होंने स्वतंत्र है या मुक्त है ऐसा विचार उनका मन में रहा और गांधी राज आ जाएगा ये सोचकर उन्होंने क्या किया कि प्लांटेशन छोड़ के अपने घर के तरफ चले। लेकिन रास्ते में रेलवे और स्टीमर का स्ट्राइक था और रास्ते में उनको पुलिस पकड़ लिया और मार मार के फिर अपने प्लांटेशन के और उनको भेज दिया। तो इनका आंदोलन तो विफल हुआ, उनका लक्ष्य तो पूरा नहीं हो पाया, फिर भी उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अपना भागीदारी दिखाया था। अब हमारा चर्चा का विषय है सिविल डिसोबीडियंस टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। आप लोगों को मालूम है चौरी चौरा कांड 1922 के कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। जब वापस ले लिया, कांग्रेस में एक नया वर्ग का उदय हुआ जो कि स्वराजिस्ट माने जाते थे। उनको स्वराजिस्ट कहा जाता था क्योंकि उन्होंने चाहते थे काउंसिल एंट्री करने के लिए। उनको बोला जाता था प्रो चेंजर्स। ये प्रो चेंजर्स चाहते थे काउंसिल एंट्री करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत काउंसिल में निर्वाचित होकर जाकर ब्रिटिश सरकार को उनके हाउस में विरोध करने के लिए। इनका प्रमुख नेता थे CR दास, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल। उन्होंने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनाया। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस और वल्लभ भाई पटेल उन्होंने मास एजिटेशन करने के लिए और महात्मा गांधी के दिशा निर्देश में रचनात्मक कार्यक्रम करने के लिए उन्होंने सहयोग करने के लिए
रहे थे, तो कांग्रेस में दो वर्ग हो गया और स्वराजिस्ट थोड़ा अलग रास्ता अपनाकर निर्वाचन में भाग लिया और जाकर कांग्रेस के द्वारा निर्वाचित होकर कांग्रेस टिकट में स्वराज पार्टी के द्वारा उन्होंने जाकर ब्रिटिश सरकार को काउंसिल में एंट्री करके विरोध किया। लेकिन इसका जो परिवर्तन इस समय कुछ आया, ये परिवर्तन था कि 1930 में वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ और इसका प्रभाव पूरा दुनिया में पड़ा। सब सामानों का कीमत में बढ़ोतरी आ गया, प्राइस इन्फ्लेशन हो गया, मूल्य वृद्धि हो गया और पूरे भारत में इसका प्रभाव भी अनुभूत हुआ। इसी समय ब्रिटिश सरकार एक साइमन कमीशन बिठाया भारत के ऊपर और एक कानून बनाने के लिए। उन्होंने एक साइमन कमीशन बिठाया जिनका मेंबर पूरे गोरे लोग थे, कोई भी भारतीय लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया था, अतः भारतीय लोग इसका विरोध किया। ये साइमन कमीशन 1928 में भारत आया और उसको पूरे भारत में ब्लैक फ्लैग दिखाकर लोग गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ ऐसा नारा दिया। वाइसराय लॉर्ड इरविन इसी बीच एक घोषणा किया अक्टूबर 1929 में कि भारत को डोमिनियन स्टेटस या स्वतंत्र उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन आगे जाकर दिया जाएगा, कोई एक स्पेसिफिक डेट उन्होंने नहीं बताया। और इसके लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर एक चर्चा होगा भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए, ऐसा उन्होंने घोषणा किया। इस घोषणा के बाद कांग्रेस में जो नए युवा वर्ग जो है, तरुण तुर्की उनको कहा जाता था, यंग टर्क्स, उनका दबदबा बढ़ता गया। उनका नेता थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ये चाहते थे कि और अब उपनिवेश का दर्जा नहीं बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। उन्होंने चाहते थे पूर्ण स्वराज। ये पूर्ण स्वराज के तहत दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का सेशन हुआ और कांग्रेस सेशन में पूर्ण स्वराज का डिमांड हुआ और 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया और महात्मा गांधी को नेतृत्व दिया गया कि वो एक जन आंदोलन चलाए। महात्मा गांधी ने इसके बाद शुरू किया उनका सिविल डिसोबीडियंस का दौरा। तो ये दौरा शुरू हुआ कब कि महात्मा गांधी ने 31 जनवरी 1930 को वाइसराय लॉर्ड इरविन को एक चिट्ठी लिखा। उनका डिमांड था, कितने डिमांड ना, उनका डिमांड था करीबन 11 डिमांड था कि ये 11 डिमांड को फुलफिल किया जाना चाहिए। ये डिमांड क्या था कि टैक्स कम लेने के लिए और लोगों को नमक बनाने के लिए जो मूलभूत लोगों का कुछ अधिकार उनको नहीं दिया जाता था उसको हासिल करने के लिए, और उन्होंने डेडलाइन रखा था 11 मार्च 1930 तक उनका ये 11 डिमांड फुलफिल हो जाना चाहिए, अदरवाइज उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करेंगे। ये महात्मा गांधी 11 मार्च तक इंतजार किए लेकिन उनका दावा जो है वो फुलफिल नहीं हुआ। अतः उन्होंने 12 मार्च को 78 सत्याग्रहियों को लेकर गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा की, जो कि समुद्र किनारे एक गांव था जिसका दूरी था 240 माइल। वो हर दिन उन्होंने 10-10 माइल होकर 24 दिन में ये यात्रा पूरी किया। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने साबरमती से दांडी जाकर पहुंचा और वहां पर नमक कानून को तोड़ा, नमक बनाए और ये कानून को तोड़ा। जब महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा उसका जो असर है पूरे भारत में देखने के लिए मिला। क्या क्या असर देखने के लिए मिला? भारत में बहुत जगह पर लोगों ने नमक कानून को तोड़ा, फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट किया गया और जो विदेशी शराब दुकान के सामने पिकेटिंग हुआ। पीजांट ने टैक्स देने के लिए मना कर दिया, चौकीदारी टैक्स के लिए मना किया। गांव में जो चौकीदार तथा अन्य कर्मचारी थे उन्होंने भी इस्तीफा दिया और बहुत जगह पर जंगल में रहने वाले लोगों ने जंगल कानून का अवहेलना की, उनको नकार दिया और रिजर्व फॉरेस्ट में लोग जाकर लकड़ी और अपना गाय भैंस को चराए। तो इस प्रकार ब्रिटिश सरकार का कानून का उन्होंने धज्जियां उड़ाया। इसी को देखकर ब्रिटिश सरकार ने सख्त रुख अपनाया और बहुत सारे कांग्रेस लीडर को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया और बहुत जगह पर भी वायलेंट क्लासेस हुए। अब्दुल गफूर खां जो कि सीमांत गांधी के रूप में मशहूर थे, उनको जब अप्रैल 1930 को अरेस्ट किया गया, पेशवार के रास्ते पर बहुत सारे लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट किया। महात्मा गांधी भी अरेस्ट हो गए। सोलापुर में इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स थे पुलिस पर अटैक किया और म्युनिसिपल बिल्डिंग पर अटैक किया, लॉ कोर्ट और रेलवे स्टेशन पर अटैक किया था, जो कि ब्रिटिश सरकार का शक्ति का परिचय था। उनके ऊपर आक्रमण किया। अब ब्रिटिश सरकार ने देखा कि प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का भागीदारी ना होने के कारण भारत का एक प्रमुख वर्ग इसमें भागीदारी नहीं लिया। अतः उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस का भागीदारी के लिए उनको समझाने बुझाने के लिए वाइसराय ने महात्मा गांधी को ऑफर दिया। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वाइसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक चुक्ति हुआ जिसका नाम है गांधी इरविन पैक्ट। इसका शर्त यह था कि महात्मा गांधी ने
सविनय अवज्ञा आंदोलन को सस्पेंड करेंगे तथा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए जाएंगे और जितने पॉलिटिकल प्रिजनर है ये पॉलिटिकल प्रिजनर को ब्रिटिश सरकार मुक्त कर देंगे। अतः महात्मा गांधी ने 1931 को यात्रा किया ब्रिटेन को, लेकिन ब्रिटेन में उन्होंने देखा कि उनका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, बल्कि भारत को जात पात धर्म के नाम पर भाग भाग करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कोशिश किया। अतः उन्होंने जब ब्रिटेन से खाली हाथ वापस आए फेल्योर होकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को और एक बार चलाया, लेकिन जब ये ज्यादा जोर नहीं पकड़ पाए 1934 को महात्मा गांधी ने अंततः इसको वापस ले लिया। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों ने किस प्रकार भाग लिया था इसके ऊपर चर्चा करते हैं। रूरल एरिया में पीजांट लोग, खासतौर पर धनी पीजांट जो है गुजरात के पट्टीदार है और उत्तर प्रदेश के जाट है, उन्होंने भाग लिया था क्योंकि डिप्रेशन के कारण जो ज्यादा टैक्सेशन उनके ऊपर पड़ता था वो चाहते थे कि उनको कम टैक्स दिया जाए उनसे, अतः उन्होंने भाग लिया था। और उन्होंने पहली बार जो भाग लिया था बड़े जोश से भाग लिया था, लेकिन जब ये आंदोलन को कॉल अप कर दिया गया 1931 को, सेकेंड टाइम जब उसको रिस्टार्ट किया गया तो उन्होंने पार्टिसिपेट करने के लिए राजी नहीं हुए क्योंकि उन्होंने ये आंदोलन से कोई फायदा नहीं पाया। जब धनी किसानों ने कांग्रेस के साथ जुड़ गए तो गरीब किसान जो है उन्होंने चाहते थे कि उनका लैंड के ऊपर जो रेंट है वो कम हो जाए, इसीलिए कांग्रेस जब उनका साथ नहीं रहा, धनी किसान के साथ रहा, उन्होंने सोशलिज्म और कम्युनिज्म के तरफ थोड़ा अपना झुकाव रखे। अतः धनी किसान इसमें पार्टिसिपेट किए, गरीब किसान का पार्टिसिपेशन थोड़ा कम हुआ। कांग्रेस डायरेक्टली उनको सपोर्ट नहीं करता था। इंडियन मर्चेंट जो है व्यापारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भरपूर भाग लिया था, उन्होंने इसमें भी पैसा खर्च किया था, चांदा देते थे तथा प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अपना समर्थन ये आंदोलन को करते थे क्योंकि उन्होंने चाहते थे कि अगर हमारा होम गवर्नमेंट स्थापित हो तो उनका प्रॉफिट ज्यादा होगा। 1920 को उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस संस्थान का गठन किया था और 1927 में फिक्की या फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का गठन किया था। प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और घनश्याम दास बिरला ये इंडस्ट्रियलिस्ट का नेतृत्व लेते थे। पहली बार उन्होंने तो काफी उत्साह और जोश के साथ भाग लिया था, लेकिन जब ये आंदोलन फर्स्ट टाइम बंद हो गया, सस्पेंड हो गया गांधी यूनियन एक्ट के कारण, सेकेंड टाइम भी उन्होंने ज्यादा समय ये जो सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन में भाग लेने के लिए थोड़ा पीछे हटे। तब तक उनका ये जो रेलुक्टेंस का मुख्य कारण था कि कांग्रेस धीरे धीरे जो है सोशलिज्म की तरफ उनका झुकाव बढ़ता रहा, इसीलिए ये जो कैपिटलिस्ट थे उनमें भाग लेने के लिए थोड़ा आलूप रहने के लिए कोशिश की। जब इंडस्ट्रियलिस्ट ने कांग्रेस की तरफ ज्यादा समर्थन देने के लिए या भाग लिया, वर्कर्स उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए थोड़ा पीछे हट, लेकिन फिर भी नागपुर में वर्कर्स पार्टिसिपेट किए थे। रेलवे और डॉक वर्कर्स 1930 और 1932 को भी स्ट्राइक किया था। और वर्कर लोगों का पार्टिसिपेशन उसमें मिश्रित रूप में रहा, काफी जोर नहीं पकड़ा। वुमेन भी बहुत संख्या में उसमें पार्टिसिपेट किए थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि महिला लोग जो है अपना घर परिवार संभाले, अपना चूल्हा चौकी संभाले, लेकिन ये महिलाओं ने घर के बाहर आकर पिकेटिंग किया, आंदोलन में भाग लिया, जेल भी गए और उन्होंने डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो कुछ कमियां है, पहली बार यह है कि जो अनटचेबल लोग हैं, हाई कास्ट पार्टिसिपेशन कांग्रेस में होता था, इसीलिए ये आंदोलन में उन्होंने भरपूर सहयोग नहीं दिया। महात्मा गांधी पर्सनली दलित लोगों का जो मुख्य मुद्दा था उसको समर्थन करते थे। उन्होंने दलित की भांति अपना टॉयलेट भी क्लीन करते थे और अपना आश्रम में दलित लोगों को भी समरूप दर्जा देकर रखते थे और वो चाहते थे कि दलित लोगों का उद्धार हो, इसलिए उनका नाम उन्होंने हरिजन रखा था, हरि का जन हरिजन रखा था। लेकिन दलित लोगों का ये गुडविल पर ज्यादा विश्वास नहीं था। वो चाहते थे कि हमारे लिए रिजर्व सीट हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनके लिए स्थान आरक्षण हो और उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो ताकि उनका लिबरेशन हो पाएगा। महाराष्ट्र में उनका आंदोलन काफी जोर पकड़ा क्योंकि वहां पर उनका नेतृत्व लेते थे भीमराव आम्बेडकर। उन्होंने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन 1930 को बनाया और महात्मा गांधी के खिलाफ उन्होंने भी गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने अपना दावा पेश किया कि दलितों के लिए रिजर्व सीट हो। जब रिजर्व सीट का जो दावा उनका पूरा हुआ, कम्युनल अवार्ड दिया गया। ये कम्युनल अवार्ड दिए कौन? कम्युनल अवार्ड दिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड। जब ये कम्युनल अवार्ड दे दिया, महात्मा गांधी ने पुणे की एरवाड़ा जेल में फास्ट ऑन टू डेथ किया, आमरण अनशन किया। महात्मा गांधी का हालत भी काफी बिगड़ गया, उनका हेल्थ, इसलिए महात्मा गांधी का जान रक्षा करने के लिए, जान बचाने के लिए पुणे पे एक्ट हुआ सितंबर 1932 को। आम्बेडकर ने राजी हो गए जनरल सीट में रहने के लिए, हालांकि उनको ज्यादा सीट भी दिया गया। तो इसी प्रकार जो दलित लोग भारत की
एकता से अलग होने के लिए प्रयास करते थे ब्रिटिश सरकार डिवाइड एंड रूल के तहत, तो वो उसको टाल दिया गया और दलित लोग शामिल होकर रहे। मुस्लिम लोग खिलाफत आंदोलन में तो अंशग्रहण किया था, तथा पहले जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अंशग्रहण किया था, लेकिन जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उन्होंने इसमें भरपूर भाग नहीं लिया, क्योंकि तब तक कम्युनलिज्म आ गया था, सांप्रदायिक दंगा बहुत सारे जगह पर हो चुका था और हिंदू मुसलमान के बीच संपर्क बिगड़ गया था और हिंदू महासभा काफी संख्या में मुसलमान लोगों ने कांग्रेस से मुंह मोड़ लिया और उन्होंने अपना मुस्लिम लीग को ज्यादा समय दिया और उनके विचार पर सहमत हो गए। 1928 में यूनिफाइड सीट रखने के लिए, मतलब सीट डिवीजन ना करने के लिए दिल्ली में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ, कैसे मुस्लिम लोगों को जॉइंट इलेक्टोरेट में रखा जाए, लेकिन हिंदू महासभा के एम आर जयकर ने उसका विरोध किया। इसलिए धीरे धीरे मुस्लिम लोग हमारा नेशनल स्ट्रगल से अलग हो गए, क्योंकि वो सोचते थे कि हिंदू बहुल राष्ट्र में शायद वो असुरक्षित हो, इसीलिए उन्होंने सेपरेटेड टेंडेंसी या फिसीपरस टेंडेंसी बनाया, उन्होंने अलग होने के लिए प्रयास किया। इसी बीच भी कुछ क्रांतिकारी आंदोलन को हम नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे। ये क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं। ये क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व लेते थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तथा बटुकेश्वर दत्त। उन्होंने 1928 को भगत सिंह के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी दिल्ली के फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में मनाया गया। उसमें भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष इन्होंने भाग लिया था और अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक कम पावर वाला बॉम्ब भी फेंका था। उन्होंने लॉर्ड इरविन का, जो ट्रेन में ट्रैवलिंग करते थे, उनको भी अटैक करने के लिए कोशिश किया था। भगत सिंह को ट्रायल हुआ और उनका साथी सहित सुखदेव, राजगुरु, इनको था अंत में उनको फांसी देकर उनको मार दिया गया। तो भगत सिंह ने मरने के लिए नहीं डरे थे। मरने के टाइम में उनके मुंह से निकल रहा था, मेरे रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती। तो इसी प्रकार भगत सिंह का कहानी जो है एक वीरतापूर्ण और आत्म बलिदान का कथन है। नाउ द कैप्शन कम्स द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। किस प्रकार लोगों ने इकट्ठे होकर, उद्बुद्ध होकर भारत के संस्कृति या गौरवमय परंपरा पर अपना विश्वास करके ये आंदोलन में भाग लिया था। नेशनलिज्म तब बिखरता है या स्प्रेड होता है जब लोगों ने अपना यूनिटी देखते हैं, बावजूद उनके जो विविधताएं हैं, विविधता को ना देखकर, अलगावपन को ना देखकर जब इकट्ठे हो जाते हैं। ये यूनाइटेड स्ट्रगल से उत्पन्न होता है और जो कल्चरल प्रोसेस ये संभव हो पाता है। इसमें इतिहास और जो कल्पित कहानी, लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कथा और पॉपुलर प्रिंट सिंबल, इसके द्वारा जातीयतावाद भावना जो है, राष्ट्रवादी भावना जो है, वो ज्यादा शक्ति पकड़ता है, ज्यादा जोर पकड़ता है। तो विजुअल लाइक भारत माता, जैसा कि आप देखते हैं, भारत माता ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया भारत माता का चित्र है। और गाना लिखे थे वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और जो लोक कथा, लोक कहानी को कलेक्शन किए थे रविंद्रनाथ टैगोर। गांव गांव में कहानी और गाना को उन्होंने संग्रह किया था, जिनको गाकर लोगों के मन में राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया। साउथ इंडिया में नटेशा शास्त्री दी फोकलोर्स ऑफ साउथ इंडिया नामक एक किताब लिखा, उन्होंने कलेक्शन किया और 4 वॉल्यूम में उसको लिखा। और कांग्रेस ने फ्लैग डिजाइन किया, महात्मा गांधी ने एक स्वराज फ्लैग डिजाइन किया। आज का जो रेड, ग्रीन और व्हाइट, आज जो भगवा है और ग्रीन व्हाइट, ये कलर को चूज किया गया और कांग्रेस का उसमें बीच में चरखा रहता था, आज वहां पर अशोक चक्र है। तो हिस्ट्री को रीइंटरप्रेट किया गया। भारत का जो ग्लोरियस पास्ट था, भारत का जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां अतीत में थे, उनका भी काफी जोर दिया गया और आगे जाकर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध राष्ट्रवादी आंदोलन करने के लिए ये काफी सहायक सिद्ध हुआ। लेकिन जो इसमें हिंदू आइकन को ज्यादा यूज किया गया था, ये मुस्लिम लोगों को थोड़ा आइसोलेट किया। वो भारत में अपने आप को असुरक्षित, और उन्होंने सोचे कि हम माइनॉरिटी है, इसीलिए उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन से अलग होकर अपना मुस्लिम लीग के द्वारा सेपरेटिज्म या राष्ट्र से अलग होने के लिए, अपना पाकिस्तान बनाने के लिए उन्होंने कोशिश किया। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए दावा किया और भारत का विभाजन के लिए भी बाद में जाकर उन्होंने दावा किया। तो अंत तक हम ये कह पाएंगे, मेनी पीपुल ऑफ डिफरेंट एंड डाइवर्सिफाइड ग्रुप्स अपने अपने लक्ष्य के लिए ये आंदोलन में शामिल हुए थे। कांग्रेस से विभिन्न वर्ग के विचार को शामिल करके, सम्मिलित करके भारत को स्वतंत्र करने के लिए प्रयास किया था। तो इसी प्रकार हमारा भारत में राष्ट्रवादी विचार आगे जाकर बढ़ा, आगे जाकर
भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और उसी के बाद कैबिनेट मिशन आया और अंततः 1947 15 अगस्त को भारत को आजादी मिली। तो ये था आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, दो मशहूर आंदोलन जैसा कि स्वाधीनता अवज्ञा आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन के बारे में हम इस पर जोर दिए। एग्जामिनेशन के लिए क्विक टीचिंग था, तो आप लोग इसको देखें और शेयर करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और मेरे चैनल का नाम जान लीजिए, इसका नाम है एकेडमी एडिशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक